हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस पीवाईक्यू फ्रॉम 2023 टू 26 फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स फ्रॉम द टॉपिक एटम एंड एटॉमिक फिजिक्स। बेटा, जैसे कि आप लोगों ने सजेशन दी थी, पहले हम हर एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बारे में बताएंगे फॉर्मूला, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बताएंगे। तो ये जो हमारी जेई मेन पीवाईक्यू है, ये ईयर वाइज नहीं है, टॉपिक वाइज है। हर एक टॉपिक पहले आपको उसका फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। इससे आपको ये पता चलेगा कि सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बट पूछने का तरीका क्वेश्चन का अलग अलग हो सकता है, जिससे आपकी जो क्लैरिटी है उस फॉर्मूला और टॉपिक के लिए वो बेहतर हो जाती है। दूसरी बात, आपको यह भी पता लग पाएगा कि किस फॉर्मूला के ऊपर कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब उस फॉर्मूला की वेटेज क्या है, ज्यादा। जब आप ईयर वाइज करते हैं तो आपको फील नहीं आती कि कौन सा फॉर्मूला कितनी बार यूज हुआ है, तो फिर आप उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप उन फॉर्मूला को ज्यादा अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं जिनके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक अच्छे मार्क्स की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे पहले यहीं से शुरू होता है एटॉमिक फिजिक्स। बेटा, रदरफोर्ड ने कहा था कि ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे एटम के एक हाई पॉजिटिव चार्ज है और उसकी सराउंडिंग में ज्यादातर चीजें खाली हैं, वेकेंट है स्पेस। उन्होंने डिस्टेंस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर्मूला हम वहां पर देखते हैं। बेटा, क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब एक अल्फा पार्टिकल को फायर किया जाता है एक गोल्ड न्यूक्लियस या हैवी न्यूक्लियस की तरफ, लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू देयर साइजेस किया जाता है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी ई या के ई भी यहां पर आप इसको लिख सकते हैं। फिर जब ये क्लोजेस्ट पोजीशन पे होगा तो वहां वेलोसिटी जीरो, इसके बाद ये अपना पाथ रिट्रेस करेगा। ये जो स्क्रीनशॉट है इसका, ये कहां से लिया गया है, हम इसका वन शॉट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं बेटा। तो वन शॉट वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें इन फॉर्मूलाज के अलावा और भी थ्योरी बताई जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा इस सिचुएशन पे, के Q1 Q2 बाई आर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये डिस्टेंस होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस। आर नॉट को इधर ले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी नीचे। अब काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से दी जा सकती है, चार्ज इंटू वेलोसिटी या फिर चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये क्या है बेटा हमारे पास, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और या फिर हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने जैसे कि आपको कहा कि ईयर वाइज नहीं है, ये क्वेश्चन 2024 का है, ये क्वेश्चन 2026 का है बेटा। ओके, टॉपिक वाइज है कि जिस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ता है उस तरीके से टॉपिक है। तो आप अपने नोट्स भी साथ साथ में रिवाइज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है, मैं देख रहा हूं बेटा। कंप्यूटर अपना जो लैपटॉप है वो काफी पुराना हो गया है, वो बस आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा है, यही बड़ी बात है। बट ऑडियो क्लियर आती है, पहले भी हमने वीडियो डाली है, ऑडियो क्लियर रहेगी। मेरी जो फोटो है वो थोड़ी बीच बीच में ब्लिंक करती, थोड़ी पॉज लेती रहेगी, कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इज द रदरफोर्ड मॉडल। यस, ये रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था कि ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटी सी जगह है जिसे न्यूक्लियस है, उसकी सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है और ज्यादातर जगह खाली है। एन एटम इज अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट इन अ स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। नो बेटा, ये रदरफोर्ड का मॉडल नहीं था, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये हमने उस वन शॉट वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आपने देखी है तो बताइएगा कि ये मॉडल किसने दिया था बेटा। क्या मॉडल का नाम होता है वो आप कमेंट में करके, कमेंट लिखकर बताइएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर बन जाएगा। फिर आता है 2026 जेई मेन पीवाईक्यू, क्या कहता है,
इफ एन अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी इज बम्बार्डेड ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इट कैन बी रीच टू। तो डायरेक्ट आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बेटा। क्या होगा, अभी अभी हमने देखा था कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दी जा सकती है, हाफ एम वी स्क्वायर में भी दी जा सकती है, जूल में भी। तो वैल्यू पुट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स कांस्टेंट बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू ई, जेड कितना दिया है 79 दिया है बेटा, इसको मैं 79 रख लेता हूं। इन जनरल हम क्वेश्चन में 80 पुट कर लेते हैं, बट एक बार 79 रख लेंगे, बाद में देख लेंगे अप्रोक्सीमेशन। काइनेटिक एनर्जी 77 मेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। इस ई को इससे काट दीजिए बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर क्या बच गया, 9 इंटू 2 इंटू 79। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा 1.6 इंटू -19 डिवाइड बाय 7.7 इंटू, यहां 79 था देखिए, इंटू 10⁻⁶। पहले पावर देख लेते हैं, ऊपर बन गया 18, 1.6, 79, 7.7, और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, अगर आप देखें पावर ये हो जाएगी -25 या -10, -16 पावर हमारे पास हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? अब अगर आप देखें तो यहां पर पावर का फर्क है, दिख रहा है। जब आप पावर देख लेंगे तो 3.85, 2.95, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में चीजें खेलेंगी, तो आपको बहुत बड़ी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगानी है, सावधानी से आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं अगर इसको कट कर दूं तो ये 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये हमने नीट पीवाईक्यू जो पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं उसमें भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी सिखाई है बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी कैलकुलेशन देखकर पेपर में छोड़ देते हैं, बट थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप 18 इंटू 1.6 लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 18 इंटू 1.6 अगर आप यहां पर करेंगे तो यहां पर ये हमारे पास, मुझे यहां पर इसको लिख लेना चाहिए था 3.2 इंटू 9 18 और ये 28, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 28.8 इंटू 10 का प्लस इंटू 10 की पावर -16। अगर मैं एक डेसिमल हटा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, और पावर 10 की पावर -14। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है। 2.88 से थोड़ा सा बड़ा, ये तो बहुत बड़ा है बेटा, ये वाला बिल्कुल पास में दिख रहा है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ रहे हैं? घबराना नहीं है, पेशेंस रखनी है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करनी है। ज्यादा फंस जाए तो उसको उतना लिखकर छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, बाकी क्वेश्चन करके आइए, फिर उस कैलकुलेशन पे अगर आपके पास 2-3 मिनट है तो उसको करके देख लीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी हमारे पास इसी तरीके का है, खराब कैलकुलेशन का। ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें दे दिया, आर नोट दे दिया 4.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, ये फिर से वही ऑर्डर का है। टारगेट न्यूक्लियस है एटॉमिक नंबर, गोल्ड का मैंने कहा था 79 दिया था लास्ट क्वेश्चन में, हम जनरली से 80 ले लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर था, कि 2e ZE बाय हाफ mv² इज इक्वल टू आर नॉट, काइनेटिक एनर्जी बेटा। मुझे v² चाहिए तो मैं इस 2 को ऊपर ले जाऊंगा, 4k ZE² डिवाइड बाय m इंटू आर नॉट। ये 4 कहां से आया बेटा, ये 2 था, ये 2 था, ऊपर 4 हो गया। अब आपको मेरे साथ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करिए बेटा, क्या होंगी, 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, z कितना है 80, e कितना है 1.6 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार 1.6 ले लेता हूं, पावर -38, 19 की पावर
स्क्वायर करेंगे तो 38। मास कितना है बच्चा, मास दिया गया है 6.72 इंटू 10⁻⁻27 और आर नोट कितना दिया था 4.5 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, अब ऐसी कैलकुलेशन पहली बार हो सके तो आप इसको लीव करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा जोर लगाएंगे तो चीजें आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी बेटा, सॉल्व होती हुई चीजें आपको दिखाई देंगी। कैसे, अगर आप देखें तो यहां पर 9 ये हो जाएगा 2, ये पता चल गया अभी। अब अगर आप देखें यहां 1.6, यहां पर देखें 16 चौके 64, 3 32 2, तो ये 4.2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से अगर आप देखें तो चीजें थोड़ी थोड़ी पास जाती हुई दिख रही हैं। 2 पे कट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 21, 2.1, ये हो जाएगा 2। क्या ये बात समझ रहे हैं? अब यहां पर आकर मुझे लगता है ये चीजें फंस जाएंगी बेटा, अब ये आगे और कट नहीं होगा। तो पावर को देखेंगे, अब पहले इसको ले आते हैं, ये 2 इंटू 2 4 इंटू 4 हो गया, ये इंटू 80, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 1.6 आ गया, नीचे 2.1 आ गया। अब पावर 10⁻⁹, 10⁻⁻38, तो ये बच गया -29। ये कितना है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये ऊपर जाकर +2, तो 10⁻12। ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप देखें यहां से क्या बाहर जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है बेटा। यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 16 है, नीचे 2.1 है और ये 10 की पावर 12। मेरा साथ देंगे बेटा, क्लियर बात? अब अगर हम ये मान लो, अगर ये मेरे पास फिलिंग द ब्लैंक्स ना होता, इंटीजर टाइप ऑप्शन होती, तो मैं इसको बड़ी आसानी से मार्क कर देता। कैसे भाई, रूट लेंगे तो 2, जब आप रूट लेंगे यहां पर इसका रूट लेंगे तो 4 का 2 बाहर आ गया, 8 का 2 बाहर आ गया, 16 का 4, तो अंदर क्या बच गया, 8 का 4 का 2 आया था, 2 बच गया, नीचे 2.1, पावर 10 की पावर 6। क्या मैं इसको नियरली 1 मान सकता हूं? तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। हमें क्या चाहिए 10⁻15 5, तो ये आ जाएगा 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये था ऑब्जेक्टिव टाइप अप्रोच के लिए बेटा, ठीक है, तब तो आप कर सकते हैं। बट यहां इंटीजर लेकर आना है तो फिर बेटा यहां पर अब आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर के अलावा इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल काम है। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तब जाकर ये हमारे पास ऐसे आएगा बेटा, तो आंसर बन जाता है 156 इंटू 10⁻5। तो मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अप्रोच बताई है कि अगर आपके पास ऑप्शंस होंगी तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इवन नीट में भी ऐसी ऐसी कैलकुलेशन पहले भी आ चुकी है। 2025 जैसा पेपर नहीं कह रहा मैं, उससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। आप एक बार नीट पीवाईक्यू की वीडियो देखकर देखिए, तो वहां भी है। जेई मेन वालों को तो करना ही करना है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आता है बोहर्स एटम बेटा। अगर आप देखें तो ये मैंने 2023, 2024, सॉरी 2023, 4, 5 और 2026 जैन अटेम्प्ट ये हमने लिया है बेटा। तो 4 सालों में सिर्फ 2 पेपर में या 2 ही क्वेश्चन आए हैं इसके डाटा के ऊपर बेस्ड। तो कोई ज्यादा परेशान होने वाले चांस नहीं है, ज्यादा बड़ा चांस नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कोई और आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बट वहीं अगर आप बोहर के रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे बेटा, तो भर भर के क्वेश्चन आए। इस वीडियो में टोटल हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 55 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में टोटल। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक पेपर में एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इस एटॉमिक फिजिक्स का था। तो जब आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो +4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि नियरली 54 पेपर 64 सॉरी, अब हमने जैन के भी पेपर ऐड कर दिए, तो
जैन के पेपर के तो सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है, तो अगर मैं पिछले 3 सालों के देखूं तो 54 पेपर में 51 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में एक क्वेश्चन एटॉमिक फिजिक्स का रहता है। तो चाहे आप नीट एस्पिरेंट हैं चाहे जेई एस्पिरेंट, आपके लिए ये वीडियो +4 मार्क्स लेकर आने वाली है, अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट देंगे या फिर आप नीट का अटेम्प्ट देंगे बेटा। तो सबसे पहले बोहर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज mvr इक्वल टू nh/2 ये पोस्टुलेट थे उनके। फिर बेटा रेडियस किसके लिए होता है बेटा, ये होता है हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब यूनी इलेक्ट्रॉन, मतलब यूनी इलेक्ट्रॉन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए ये आर का फॉर्मूला होता है बेटा n²/z पे डिपेंड करता है। इससे r0 हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बोलते हैं, बोहर रेडियस भी बोल देते हैं। स्पीड z/n पे डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की इतनी स्पीड होती है। एनर्जी z²/n² पे डिपेंड करती है। ये मास के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं ये भी मैंने लिखा है, इवन इन क्वेश्चन में कभी भी मास के ऊपर रिलेशन नहीं पूछा गया। फिर आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी बेटा 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का मैग्नीट्यूड के बराबर या फिर पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर होगी बेटा। टाइम पीरियड 2πrb, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से घूमते हैं तो ये n³/z² हो सकता है। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल लिखी जा सकती है। क्लियर है बेटा। तो ये बेटा जो मैं ये टॉप फॉर्मूला ये आपको पहले बता रहा हूं, ये बच्चे ने कमेंट लिखा था किसी बच्चे ने कि सर आप ये इंक्लूड कर दीजिए, मैंने ये कर दिया बेटा। आप कोई और सजेशन देंगे तो वो भी सजेशन हम कंसीडर करेंगे। ओके, आपने देखा होगा अभी तक मैंने लाइक करने के लिए नहीं बोला वीडियो में, अब नहीं बोलूंगा यार, थक गया मैं बोल बोल कर, करते तो है नहीं, तो बस मैं वीडियो डालता रहूंगा। करना है लाइक करिए, नहीं करना नहीं करिए। जिन बच्चों के काम आ रही है वीडियो वो अपने आप कर देंगे, जो बच्चे दिल से पढ़ रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने आप कर देंगे, ठीक है। जिनको पता है कि मेहनत को कैसे रिगार्ड किया जाता है जब कोई आपके लिए मेहनत करता है, ठीक है। चलिए ये देखिए बेटा, गिवन बिलो are two statement, one is labeled as assertion region. Bohr model is applicable to hydrogen and hydrogen like atom only. क्या सिर्फ इनके लिए वैलिड होता है? यस, हैवी एटम के लिए ये हम वैलिड है नहीं होता। क्यों? फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल डज नॉट इंक्लूड रिपल्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने यूनि इलेक्ट्रॉन लिया है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स भी आएगी, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। हमने सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर किया है। तो ये दोनों ट्रू हैं और ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है बेटा। ओके, फिर आता है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोहर एटम इज आर। थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हमने ये जो वन शॉट वीडियो लिखी थी उसमें बोला था पोस्टुलेट में, उनको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब वो एनर्जी इमिट नहीं करेंगे इसलिए स्टेशनरी बोलते हैं, घूम तो रहा है। ओके, उसका रेडियस आ रहा है, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा? रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n² बेटा। तो 4/3 ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? 4 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा? 16/9। 3 का कितना था बेटा? r। तो क्या आंसर बन जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। फिर आता है बेटा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट इज r। थर्ड का बताना है भाई, सेकेंड का पता है, थर्ड का बताना है। तो यहां पर 3 का स्क्वायर बाय 2, तो थर्ड का क्या हो जाएगा बेटा? 9/4r। अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप पेपर में कोई बच्चा छोड़ आए तो कैसे बात बनेगी? ओके, इसीलिए आप देखिए कई बार बच्चा कहता है यार इसके ऊपर थोड़ी आएगा, तो ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। फिर देखिए बेटा क्या कहता है आपको, कंसीडर द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा बड़ा जूम कर लेते हैं, जब स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो जूम आउट कर देंगे। कंसीडर बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, किसके लिए? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट
ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम एंड हीलियम। अब फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस देखना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, आर नॉट। एन तो फिक्स हो गया बेटा, डिवाइड बाय जेड। आर नॉट भी फिक्स है, एन भी फिक्स है। तो इसका मतलब अगर मैं लिथियम और हीलियम देखूंगा तो ये जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऊपर हीलियम का जेड और नीचे लिथियम का। लिथियम का कितना होता है 3, हीलियम का 2। तो रेशो क्या आ जाएगी बेटा 2:3 आ जाएगी। क्लियर है बेटा, समझ में आई बात। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम ऑफ बोहर रेट मॉडल इज R1 एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ ब्रीलियम इज R2। R2 बाय R1 बताना है। अब अगर मैं हीलियम के लिए लिखूंगा, हीलियम के लिए आर नॉट, कौन सा ऑर्बिट है सेकंड, तो एन कितना आ गया बेटा 2। जेड कितना है हीलियम का 2 बेटा। जब मैं ब्रीलियम के लिए लिखूंगा R2 तो ये कितना आ गया 2R नॉट। R2 लिखूंगा ब्रीलियम के लिए, कौन सा ऑर्बिट है बेटा फोर्थ ऑर्बिट है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो ये कितना हो गया 4R। अब अगर मैं इन दोनों की रेशियो देखूं R2 बाय R1 तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4R नॉट 2R। क्या आ जाएगा 2:1। तो यहां क्या आ जाएगा 2R। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको। आगे बढ़े, समझ रहे हैं, सिंपल n² के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अज्यूमिंग द वैलिडिटी ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन, रेडियस ऑफ लिथियम आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय दिस टाइम। ए नॉट क्या है बोहर्स रेडियस। ये जो हम आर नॉट n²/z लिखते हैं बेटा, ये आर नॉट को यहां पर क्या लिखा है ए नॉट, इसको क्या बोलते हैं बोहर्स रेडियस, फर्स्ट बोहर्स रेडियस बेटा। अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, लिथियम के लिए लिख रहे हैं। लिथियम के लिए z कितना होता है 3। ऑर्बिट कौन सा है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या आ जाएगा A0/3। और इसको भी पता था ये फ्रैक्शन में आएगा बेटा, तो इसने क्या लिख दिया इसको A0/x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आई बेटा सबको। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज दिस, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दिया। अब फिर से देखें तो आर नॉट n²/z, आर नॉट कितना दिया है 0.51 एंगस्ट्रॉम बेटा। n कौन सा है फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 का स्क्वायर। z कितना है लिथियम के लिए 3 है। अब अगर आप मेरा साथ दें कैलकुलेशन में तो मैं यहां पर कर दूंगा बेटा ये कैलकुलेशन। 0.51 एंगस्ट्रॉम है -10, ये आ जाएगा 25/3। 3 यहां पर कट जाएगा, आप देख सकते हैं 0.75। क्या ये बात समझ रहे। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, अगर आप मेरा साथ दें 0.17 25 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं 100/4 कर दूं। क्या कर दूं बेटा मैं 100/4। तो ये कितना आ जाएगा 1700/4 इंटू 10 की पावर -10। क्या ये पता चला, अरे 0.17 था तो 17/4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 17/4, 4 पे गया 14 16 1 10 बच गया बेटा, 2 पे गया 8 2 बच गया बेटा 5 10 की पावर -10। अगर आप 12 पावर करेंगे तो ये आ जाएगा 425 10⁻⁻12। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए 425। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखें तो बेटा, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड। ये वर्ड आपको तंग करता है, फील्ड भी लिख दिया पोटेंशियल भी, बट ये u इज द सिंबल ऑफ एनर्जी बेटा। तो ये हमें क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन आर एप्लीकेबल, रेडियस ऑफ द पॉसिबल ऑर्बिटल Rn वेरीज विद। तो यहां से अगर आप फोर्स लिखेंगे तो वो क्या आएगी -du/dr, वो आ जाएगी -u0/r⁻3। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये माइनस साइन किस लिए होता है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए होता है माइनस। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव ही मानते हैं।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 4, वी इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हमें क्यों दिया गया था, सो दैट हम पहले पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स लिख पाए, फोर्स से हम वी और आर के बीच का रिलेशन। अब कहता है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इज अप्लाइड। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। तो वी आर इज प्रोपोर्शनल टू एन, वी की जगह क्या लिख दो, आर स्क्वायर। यहां से बेटा, यहां से v की जगह क्या लिख दो बेटा, v की जगह आप लिख दोगे आर स्क्वायर। आर तो था ही प्रोपोर्शनल टू, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n रेज टू पावर 1/, और यहां पर क्या दिया है बेटा, 1/अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया, 3r। क्या ये पता चला बेटा, तो अल्फा कितना आ गया बेटा, 3। ये आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ऑर्बिट। ये कौन से ईयर का है बच्चों, ये 2026 का है, 2026 का है। टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम विद स्पीड दिस एंड दिस। इफ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट्स आर नियरली सेम, आर को क्या ले लेना है, नियरली सेम, देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट, यानी कि एन की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। तो सिंपल, एन वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। भाई आर सेम है, मास और ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास v किसके प्रोपोर्शनल आ गया, सिंपल n के। तो आप लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, v1 बाय v2 n1 बाय n। तो n1 बाय n2 किसके बराबर है, v1 कितना है 3, v2 कितना है 2.5, 10 रेज टू पावर 5 कैंसिल, 2.5 को 5/2 लिख दो, ये हो जाएगा 6/5। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा, पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स क्या है, n1 n2 क्या हो सकते हैं 6 5, और भी हो सकते थे, ये 12 10 भी हो सकते थे। अगर यहां 12 एंड 10 होता तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता था, 18 एंड 15 भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारे पास पॉसिबल है रेशियो 6/5 होनी चाहिए, इसलिए ये है, ये वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स 7 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, कोरस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3rd ऑर्बिट। अब स्पीड के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ गया बेटा, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू z/n। अब एटम सेम है, हाइड्रोजन है, तो z तो फिक्स हो गया, तो स्पीड कौन से ऑर्बिट में पूछी है, 3 में 7 में, तो ये n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर 7 नीचे 3, तो 3 में कितनी होगी 7/3, 7 में कितनी थी बेटा 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6, कट जाएगा 12 3 हाँ 1.2, ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो क्या आंसर बनेगा बेटा, बी, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोहर रेडियस वेरीज विद एन क्वांटम नंबर। फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने लिखा, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/t विच इज 2πr/v। v is proportional to z/n, r is proportional to n²/z, this is proportional to 1/n³। तो ये क्या बनेगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट बेटा, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन nth बोहर ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मूवमेंट दिस म्यू n। मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चा जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट सोचता है NIA उसके सामने आता है बेटा। अगर आप देखें एन तो छोड़ देते हैं, नंबर ऑफ टर्न, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड, एरिया होता है πr²। टाइम पीरियड जब वो लिखते हैं तो हमने क्या लिखा 2πr/v इंटू πr²। तो जहां पर एक r से r कट जाएगा बेटा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू VR। अब अगर आप देखें v होता है z/n
और आर स्क्वायर होता है एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये कट के किसके प्रोपोर्शनल आ गया बेटा, एन। तो पावर क्या आएगी बेटा, 1 आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात समझे। अब अगर हम देखें दूसरा मेथड बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने मैग्नेटिज्म का जो आपके साथ ये डिस्कस किया था वन शॉट वीडियो, ठीक है, उसमें हमने लिखा था m बाय एल मैग्नेटिक मूवमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। इस क्वांटिटी को कुछ नाम दिया था, आपको बताना है इसको क्या नाम दिया था, इस रेशो को कुछ नाम दिया था बेटा। अब अगर हम देखें तो मैग्नेटिक मूवमेंट Q बाय 2m पे तो डिपेंड नहीं करती, L पे करती है। और एंगुलर मोमेंटम यहां क्या होता है, NH बाय 2 पाई। तो सीधा सीधा मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू n रेज टू पावर 1। तो आप सीधा भी कर सकते थे, इतनी सब कन्वर्जन की जरूरत आपको नहीं थी, अगर आपको ये रेशो याद हो। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि m बाय एल रेशो को क्या बोलते हैं। नहीं तो आप हमारी वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें ये बताया गया है, जिसमें हमने बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। अब सीधी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम होता है NH बाय 2 पाई और R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो n इज प्रोपोर्शनल टू रूट r, तो यहां पर L इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रूट r। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज L if the electron is assumed to revolve in second orbit of the hydrogen atom, the change in angular momentum will be। एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा, अगर आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, NH बाय 2 पाई। अगर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट कौन सा माना जाता है बेटा, ये देखिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब पेपर में आता है, कई बार बच्चा सोचता है यार दिया तो है नहीं, कौन सा ऑर्बिट है। अरे भाई बोहर ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए ये L है। कहता है जब सेकंड ऑर्बिट में होगा और n इक्वल टू 2, L2 कितना हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि L इज प्रोपोर्शनल टू NH। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं H बाय 2 पाई, ये कितना हो जाएगा बेटा, L2 हो जाएगा 2H बाय 2 पाई। इसको क्या लिख दो, 2L लिख दो। तो चेंज कितना होगा, चेंज होगा L2 माइनस L1, वो कितना बच गया, तो घूम फिर के बात वही आ रही है। ओके बेटा, उम्मीद है यहां तक जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए बेटा वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। तो ये क्वेश्चन थे रेडियस, स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 17 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल इस वीडियो में 55 क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं इस वीडियो की लेंथ 2 से 2.5 घंटे के बीच में होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे थे, आगे वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, बड़े क्वेश्चन हैं। तो अगर हम इस स्पीड से भी चलेंगे तब भी 2 घंटे की वीडियो तो बननी ही है, बट ये उससे ज्यादा की भी हो सकती है बेटा। तो शुरू करते हैं एनर्जी। एनर्जी में अगर आप देखें तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने ऊपर भी लिखा था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। जरूरत पड़े तो ये भी याद रख सकते हैं कि ये मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट जंप करेगा बेटा, तो ये एनर्जी इतनी या तो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट। जब हायर ऑर्बिट पे जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लोअर ऑर्बिट पे आएगा तो ये एनर्जी इमिट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ऑर्बिट आता है तो ये एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसलिए इस एनर्जी को हम फोटोन की एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी H इंटू एफ, H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, या फिर HC बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं बेटा। फिर आप देखें तो कुछ ये वाला आपको चार्ट याद हो, अगर आप रख सकें बेटा, ये कुछ ऑर्बिट्स हैं और उनकी एनर्जीज है। 13.6 बेसिक यहां पर एनर्जी होती है। अगर आप देखें तो हमें ये पता है, हम पहले लिख चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, इसके मॉडुलस के बराबर होगी।
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, वो इसका डबल होगी। डबल होगी तो कितनी होगी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आप सभी ऑर्बिट के लिए लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, E या फिर U का आधा, और U को हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स E। समझे, सभी ऑर्बिट के लिए अगर आपको टोटल एनर्जी पता हो तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल लिख सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट में यहां पर ये n स्क्वायर के इनवर्स है, तो n कितना हो गया, 2 हो गया, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ना याद रहे ये वैल्यू, अगर ना याद हो तो बेटा डिवाइड करके देख लेना, गलत तुक्का मत मार देना। बात समझ रहे हो, 4 से डिवाइड करो, 9 से करो, 16 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 13 से थोड़ा सा ज्यादा है 16, तो ये 0.85, 1 से थोड़ा सा छोटा, ये 25 हो गया, ये डबल के आसपास हो गया। 13 का डबल 26, 27.2, थोड़ा सा 0.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा बेटा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं, तुक्का नहीं मारना है। फिर इनका गैप आप इनका सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। कुछ वैल्यूज याद रखेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेंगी। सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये वैल्यू या ये वाली वैल्यू यूज या फिर ये वाली वैल्यू यूज होती है, ये 3 यूज होती हैं, ये बहुत कम चांस में यूज होती है। ये कुछ वैल्यूज हैं, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो दिमाग में रहेगा। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये एनर्जी इमिट करता है, तो वहां ये काम आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रॉन रोटेट इन अ सर्कल अराउंड अ न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव जेडी चार्ज, करेक्ट रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी, तो क्या आंसर बन जाएगा, सेकंड। फिर आ गया बेटा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। कोई मर्जी एक्साइटेड स्टेट हो, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड का आधा होगा, तो काइनेटिक बाय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/2 होगा मैग्नीट्यूड में बेटा, मैग्नीट्यूड में होगा ये। क्लियर बात, यहां मैग्नीट्यूड लगा देते। फिर आ गया ये क्वेश्चन हमारे पास बेटा 2026 जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट, जनवरी। क्या कहता है बेटा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ बोहर एटम इज दिस। किसी ऑर्बिट में जो एनर्जी है कितनी होती है बेटा, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब ये जो -13.6 है इसे ई नॉट बोल दिया जाता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -E0 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। कितनी दे दी बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एनर्जी कितनी है, ये है 0.04 E0। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, वो तो कट ही जाएगा, E0 से E0 कट गया। हाइड्रोजन एटम है, बोहर एटम है बेटा, बोहर एटम यानी कि Z क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो n स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1/0.04। Z क्या ले लेंगे बेटा, 1। तो यहां पर अगर आप देखें तो 100/4, ये 25, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ। अब ये कहता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये होगा NH/2π। पूछा क्या है, देन 2πL/h की वैल्यू पूछी है, 2πL/h की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू ही पूछी है, और वो कितनी है बेटा, 5। सिर्फ घुमा के क्वेश्चन पूछा है, सीधा सीधा एनर्जी स्टेट नहीं पूछी कौन सी है, कहता 2πL/h की वैल्यू बताओ। अरे भाई 2πL/h n ही तो होता है, तो n कितना आ गया था, 5 आ गया था, बिना बात के 20-25 सेकंड और खराब करा दिए। ये इनको एनटीए वालों को चैन नहीं है ना यार, तुम नॉलेज चेक कर लो यार, बच्चे ने कर लिया, ये क्या खिलवाड़ कर रहे हो, क्या करें। आगे बढ़ते हैं बेटा, 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है द हीलियम आयन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हीलियम की एनर्जी क्या होगी, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होता है, Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब Z कितना है बेटा हीलियम के लिए, Z कितना है हीलियम के लिए, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। N कितना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये मैंने अभी पीछे लिखा नहीं है ना, वो आगे लिखा हुआ है एक्साइटेड स्टेट। इसको को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बेटा, ओके।
एक प्लस कर देना होता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर पुट कर दो बेटा, ये तो कैंसिल हो गया रे, अरे भाई साहब कट गया रे। तो कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कंसीडर बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। कहता है the energy of H atom in ground state is same as helium ion in first excited state। यही किया था, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, और ये हीलियम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के, सेम टू सेम बराबर हो गया बेटा, ये करेक्ट हो गया। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज लिथियम आयन। अब लिथियम आयन की चेक कर लेते हैं। लिथियम आयन की एनर्जी चेक करने का है तो कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम के लिए Z कितना होता है, 3। कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड है भाई, तो यहाँ N भी कितना हो गया, 3। ये कट गया तो क्या हो गया, -13.6। तो ये भी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज हीलियम इन ग्राउंड स्टेट, नो, क्योंकि ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होती है बेटा बराबर। हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यही हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इज सेम एज लिथियम इन ग्राउंड स्टेट, नो, लिथियम की कौन सी थी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थी। तो ये भी गलत हो गया बेटा। तो आंसर क्या बनेगा, ए एंड बी बनेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? आगे बढ़ते हैं। कहता है रेडियस ऑफ सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। किसी ऑर्बिट का रेडियस दे दिया 8.48 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट क्या होगी, ऑर्बिट की एनर्जी इस में क्या होगी। तो ये किसके बराबर होता है बेटा, R0 Z², n² z तो 1 है, तो n² क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 8.48 डिवाइड बाय, ये कितना दिया था, R0 की जगह आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, A0। ये कितना दिया था, 0.529। ऊपर भी एंगस्ट्रॉम था, यहां भी एंगस्ट्रॉम था, यहां भी एंगस्ट्रॉम था, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, तो n² बच गया बेटा ये। अब ये n² है तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है तो इसको E लिख देंगे बाद में, ठीक है। ये क्या होगा, Z² बाय n², Z² 1 है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, n² की वैल्यू क्या आ गई, इसको बेटा 8.48 0.529 ये बनेगा। अब यहां पर x और ये इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए बेटा। अब अगर मैं तुक्का मारने पे जाऊं, जो बहुत सारे क्वेश्चन में मार, ये 0.5 से थोड़ा सा बड़ा है, ये 8 से थोड़ा सा बड़ा है। अगर ये एग्जैक्ट 0.5 होता और ये 8 होता तो नीचे क्या होता बेटा, 16। तो ये भी थोड़ा सा बड़ा था, ये भी थोड़ा सा बड़ा था, तो ये कट जाएंगे बेटा। और मुझे यहाँ इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू जो मुझे सबसे पास दिखाई दे रही है वो 16 है। चाहे आप यहाँ इंटीजर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आप एमसीक्यू कर रहे होते, मैं आंसर क्या मार्क करता, 16 ही मार्क करता, और वो इसका राइट आंसर भी है बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है बेटा जब आप कमेंट करते हैं, सजेशन देते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम having Z equal to 4 jump from fourth energy state to second energy state, the energy released in this process will be, हाइड्रोजन लाइक एटम है तो एनर्जी रिलीज कितनी होती है बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z² कितना है, 4। कहां से कहां आया है, 2 पे आया है, कहां से बेटा, 1/n1² -1/n2। जो n2 होता है वो हमेशा बढ़ा लेते हैं, तभी एनर्जी रिलीज आएगी। यहां पर भी माइनस साइन है, नहीं लगाते हैं जब हम डेल्टा ई देखते हैं। बस आपको यहां वैल्यू पुट करनी है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ये 16 है। यहां एलसीएम आप 16 लेंगे तो ऊपर 4 आएगा, यहां 1 आएगा, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच गया, 13.6 इंटू 3 बेटा, ये आ जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आंसर बनेगा बेटा,
डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इन अ हाइड्रोजन लाइक आयन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी स्टेट, यानी कि क्या हो गई ये n इक्वल टू 3 हो गया, एंड द ग्राउंड स्टेट। ओके, अब अगर आप देखें ये इतनी है तो एटॉमिक नंबर बताना है, तो वही डेल्टा E बेटा किसके बराबर है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे आया है कहां से, थर्ड। अगर आप मेरा साथ दें तो ये 108.8 है, 13.6 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, Z स्क्वायर यहां क्या बचेगा 9, यहां 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 बच जाएगा। तो Z स्क्वायर क्या बचा बेटा 9/8। यहां पर अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो ये जो 13 है ये एग्जैक्ट कट जाएगा बेटा 8, क्योंकि मुझे यहां ये 6 और ये 8 थोड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको डिवाइड करके देखा 7 पे, पहले 13 7 91 बहुत दूर है, 8 पे करके देखा 104, और फिर इसको गई किया तो 4.8, तो 104 प्लस 4.8 तो देख गया भाई 108.8 है, तो कट रहा है भाई, जिंदगी सफल हो गई, क्वेश्चन फटाफट से निपट गया। अब Z अगर आप देखें तो ये हमारे पास, अरे ये एक्स्ट्रा कैसे बच गया रे, हाँ तो 8 बच रहा था, ये कट गया, तो Z कितना आ जाएगा बेटा C। Z भी कह सकते हैं, कोई Z भी कह सकता है ना हमारे जैसा आदमी, तो वो आपकी इच्छा है। एटॉमिक नंबर 3 आ गया, मेन बात ये है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है पार्टिकल हाइड्रोजन लाइक आयन एमिट द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस, the frequency of radiation emitted for the transition this to this is this। तो रेडिएशन हमने कहा था ये जो डेल्टा E होता है ये किसके बराबर होता है बेटा, HF या फिर HC बाय लैम्डा। जब आप इसे देखेंगे तो ये एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z स्क्वायर हाइड्रोजन लाइक आयन है, 1 बाय एनर्जी 1 से 2 से 1 आया है, तो ये होगी बेटा। सेकंड केस में HF डैश देखेंगे तो ये आएगा 13। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं इसको, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z स्क्वायर। अब हम कहां आए हैं 1 से 9, क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा F बाय F डैश। ऊपर क्या बच गया 1 माइनस 1/4, नीचे क्या बच गया 1 माइनस 1/9। अगर आप मेरा साथ दें तो ये हो गया 3/4, ये हो गया 8/9, तो ये 3 इंटू 9 और ये हो गया 4 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 27/32। ये समझ में आया बेटा? अब हमें F गिवन थी, F डैश निकालनी है, तो F डैश क्या होगा 32/27F। क्या ये बात समझ में आई? ये F बाई F डैश है ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 32/27, F कितना था, F था 3 इंटू 10⁻⁵। इसको काट दीजिए, ये 9 आ गया, तो आप देख सकते हैं 32/9 10⁻⁵। ये 9 भी है 15 भी है, तो बच क्या गया ऊपर 32, और वही हमें यहां पर आंसर की तरह लिखना है। समझे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो ये हमें क्या कहता है, ये जो 32/27/32 है, ये कहीं और भी आएगी रेशो, देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लाइट ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, द एटम एब्सॉर्ब द रेडिएशन, मोमेंटम ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज दिस। क्या बात, ध्यान देना है बेटा। अब अगर देखें तो मैंने जो आपको ट्रांजिशंस लिखवाई थी उसमें ये एनर्जी कहां से कहां जाने की थी, N1 to N = 4। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी तो वो कहां से कहां चला गया, 1 to 4 चला गया बेटा। एटम एब्जॉर्ब एंड रीचेस टू वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा,
NH/2 पाई, N कितना एक्साइटेड स्टेट में 4H/2 पाई, तो यहां पर ये बच गया 2H/पाई। H की वैल्यू दे रखी है, H की वैल्यू 4.14 पाई एज इट इज रख लेना है नीचे, ये -15 है। तो जब आप देखेंगे तो ये आएगा 818 10⁻⁻17/पाई। ये अपनी जगह है, तो x की जगह क्या लिख देंगे यहां 81828 लिख देंगे, सॉरी बेटा 828 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 828। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है बेटा हमारे पास, ये कहता है एटम एब्जॉर्ब दिस फोटोन ऑफ वेवलेंथ एंड अनदर एमिट अ फोटोन ऑफ दिस, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब किसके बराबर होगी, एक एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है ये वाली नैनोमीटर, और ये वाली एनर्जी इमिट कर दी गई है। तो बेटा एब्जॉर्ब तो नेट यही बची। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। आप यहां पर सीधा भी पुट कर सकते थे, अगर ये हमारे पास MCQ होता तो मैं इसको यहां सीधा पुट कर देता। SC की वैल्यू क्या होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, निपटा देते, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगाते। बट क्योंकि यहां इंटीजर वैल्यू निकालनी है तो मुझे काफी मेहनत यहां पर करनी पड़ेगी बेटा। तो क्या करना पड़ेगा, यहां ले आते हैं इसको, जगह बन जाएगी थोड़ी। H की वैल्यू 6.6 -34, C की वैल्यू 3 × 10⁸, ये 5 है और ये 6 है। नीचे क्या आ गया 100, नैनोमीटर की जगह क्या आ जाएगा -9, तो -7 बचा, 7 ऊपर ले जाइए। ये 6 थी, ये 18, 1 19.8, ये -26, और ये आ गया बेटा 30, और 6 - 1 × 10⁻7 आ जाए। अब अगर आप देखें तो ये 19.8/30 × 10⁻, यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी, यहां 5 आना था, 1 आएगा वो, तो ये हो गया -19। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ये किस में है जूल। तभी मैं कह रहा था मेहनत थोड़ी ज्यादा लग जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये 19.8 है, ये 30 × 1.6 है। मैं इसको प्यार से 3 × 16 भी लिख सकता हूं। अगर आप मेरा साथ दें तो ये 3, ये 6 पे जाएगा बेटा, 6 18 हो जाएगा, 1 18 हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ी गड़बड़ सी नहीं लग रही आपको आवर्स में। -26, ये -7 था, +7 हो गया, -19 हो गया, 19 हो गया। चलो देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। अब इसको आप 3.3/8 लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट काट दीजिए बेटा, 0.4, 8 पे 4 पे गया 32, 1 बच गया 10, 1 बच गया बेटा 2, 20 हो गया बेटा, 8 × 2 16, 4 बच गया 5 पे गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बेटा। अब अगर आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर, इस वजह से वो दिया हुआ था, मैं सोच रहा था यहां ये पावर दे रखी है, अपनी तो कोई पावर बची को नहीं यहां, तो ये तो दिक्कत हो जानी थी। बट यहां पर कुछ इस तरीके से ये आना था बेटा, ये डेसिमल इतने सारे आने थे, तो आंसर आएगा, एक बड़ा सा आंसर आएगा 412। क्लियर बात, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं समझता नहीं कि ये हमारे पास जो है कोई ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है एटॉमिक फिजिक्स का, बस सिंपल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना था बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आने वाले हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पेपर में बच्चा डिवीजन करते हुए एक्सचेंज करते हुए टाइम गलती करता है, टाइम लगाता है। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए हैं 28, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर के। 55 क्वेश्चन है, 28 हमने कर लिए हैं।
1 घंटे से कम टाइम लगा है, बट अब जो बाकी के 27 है उसमें 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, तभी ये वीडियो 2.5 घंटे के अप्रोक्सीमेट बनेगी बेटा। क्लियर है? तो उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी बेटा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा बेटा। शेयर करने के लिए आज मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस ये जानना चाह रहा हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि ये जो मैं पहले थ्योरी आपकी सजेशन पे जो पहले थ्योरी ऐड करी है फिर क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज होती है बेटा। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करते हैं तो वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है तो वो सीरीज को कहीं किसी भी ऑर्बिट से आएगा तो उसको बोलते हैं लाइमन, सेकंड पे आएगा तो उसको बोलते हैं बामर, थर्ड पे आएगा पास्चन, फोर्थ पे ब्रैकेट, फिफ्थ पे पिफंड बोलते हैं। जो सबसे पहली लाइन होती है 2 to 1, ये मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन होती है, इसे फर्स्ट लाइन बोलते हैं 2 to 1। जो इन्फिनिटी से 1 होती है ये लास्ट लाइन होती है बेटा, तो इसे मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी इमिटेड किसके बराबर होती है, एच सी बाई लैम्डा। अगर एनर्जी मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, एनर्जी मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम, इसे लास्ट लाइन और सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। तो ये इन्फिनिटी से 1 होगी, यही सबके लिए है। ये फर्स्ट है, ये वाली लास्ट है, ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये मिनिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर है? फिर ये किस रीजन में लाई करती है, लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, बाकी ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ये थ्योरी वाली जो हमारी शीट है, जो वीडियो, इसमें सारा कुछ डिटेल में बताया है। यहां सिर्फ हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी ये हमने ऊपर लिखा था, जब आप एनर्जी को एच सी बाई लैम्डा लिखते हैं, एच सी को इधर डिवाइड कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सभी वैल्यू पुट करते हैं तो इनको हम कंबाइनली बोल देते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इन जनरल होती है 912 एंगस्ट्रॉम इनवर्स में बेटा। ठीक है, कहीं कहीं ये 900 भी दिया जा सकता है, 910 भी दिया जा सकता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन की जा सकती है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 109.17 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स में है। व्हेन हाइड्रोजन एटम एमिट फोटोन रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई, ये एक स्पेशल केस है, वहां पर भी शॉर्ट ट्रिक लिखवाई गई थी। रिकॉइल स्पीड क्या होती है, E/3, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रख दो, डिवाइड बाय 3, स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। यूनिट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला में कर दी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कहता है देखिए, अब ये क्वेश्चन लेंथी होने वाले हैं। ये क्वेश्चन है 2026, थोड़ा पेशेंस के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत होती है। क्या कह रहा है बेटा, कहता है इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट इन एंगस्ट्रॉम बेटा। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में क्यों लिखा है, नहीं, अच्छा ए है, अरे अरे अरे, ये क्वेश्चन में थोड़ी फॉर्मेटिंग में दिक्कत है बेटा। ये ए पॉइंट है, हमें बताना है कौन कौन से करेक्ट है। ठीक है, ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइमन। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लैम्डा मैक्सिमम लाइमन ये कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी, यानी कि एन कहां से कहां जाएगा, 2 to 1 जाएगा। एनर्जी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, मिनिमम एनर्जी सबसे ये वाली, ये मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो इसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, तो 1/λ, मेरा साथ देंगे बेटा। रेडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है, कहां से कहां आना है, 2 to 1 आना है, तो ये क्या बनेगा बेटा, रेडबर्ग, ये आ गया 3/4। अगर लैम्डा को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4/3r। क्या दिया है बेटा, 4/3r, तो ये करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं बी पॉइंट बेटा। बी कहता है बामर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये भी करेक्ट हो गया बेटा, बामर भी करेक्ट हो गया, बी लाई इन है, ये भी करेक्ट हो गया। सी मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पास्चन, तो मिनिमम वेवलेंथ अगर आप देखनी है, ये हमारे पास क्या है, पास्चन, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम, तो वो कहां से आएगा बेटा, इन्फिनिटी से आएगा। कहां पर आएगा,
थर्ड ऑर्बिट में आएगा। कहां से आएगा बेटा? इन्फिनिटी से आएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? r/9। तो हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ क्या बनेगी? 9/r बनेगी। क्या बनेगी बेटा? 9/r। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन है, बन गया बेटा। सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन क्या है बेटा? यहां पर देखना है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ये तो अच्छा मैक्सिमम चेक करी थी, अब मिनिमम है लाइमन के लिए। किसके लिए है बेटा? यहीं कर लेते हैं। मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन, लाइमन के लिए वो कहां से आएगा बेटा? मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी, तो 1 पर आएगा। कहां से? इन्फिनिटी से। तो यहां से आपके पास ये क्या मिल गई बेटा? लाइमन में आर के 1/r के बराबर मिल गई। क्या ये बात समझ में आई? तो ये 1/r है, यहां क्या दिया है? 5/4। तो ये रॉन्ग हो गया। तो क्या करेक्ट आएगा? ए बी सी ओनली आर द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। समझ रहे हैं? इस तरीके से पेपर को लेंथी बनाया जा सकता है। काफी बच्चे कह रहे हैं नीट 2026 कैसा आएगा। मैं उनको बोलता हूं पेपर इतना टफ नहीं आएगा जैसे 25 में आया था, बट लेंथी किया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3-4 चीजें पूछने वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिल सकते हैं, सो दैट कट ऑफ 720 भी ना जाए तो कोई 1-2 बच्चों की, और पेपर टफ भी ना आए, बच्चे रोए भी ना पेपर में बैठ के। क्लियर है बेटा? जेई तो बेटा करता ही रहता है, किसी ना किसी पेपर में, जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया, किसी में 3-4 क्वेश्चन लेंथी डाल देगा, किसी में कोई भी लेंथी नहीं डालेगा, किसी में 3-4 क्वेश्चन इतने टफ डाल देगा कोई नहीं कर पाएगा, किसी में सारे आसान डाल देगा। तो वो इसीलिए वो परसेंटाइल है, वो उसको बैलेंस करता है, एवरेज आउट करता है। बट नीट में ऐसा कुछ नहीं है एवरेज आउट का, तो इसीलिए वो रैंक वेरी करते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ये फिर से वही आ गया स्मॉल, ये भी 2026 का है बेटा। लाइमन सीरीज की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? अभी हमने बात करी थी बेटा, मिनिमम वेवलेंथ देखनी है लाइमन की। अभी अभी चेक करी थी, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन किसके बराबर है? 1/r। तो क्या मैं इसे डायरेक्टली यूज कर सकता हूं? कितनी है? 9.1। देखिए वही आ गया। वहां क्या था? मैंने लिखा था 912 एंगस्ट्रॉम, ये नैनोमीटर में लिख दिया। ठीक है, वही सेम वैल्यू है। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन एंड बामर सीरीज इज नियरली। अब देखें तो पास्चन में वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी? r z का स्क्वायर। जब एडजेसेंट से आएगी तो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम। इसको सॉल्व करिए बेटा। यहां पर 9 और ये 16, तो 16 - 9 आप इसको लिख सकते हैं 7r/। मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं, मुझे डिवाइड ज्यादा करने की आदत नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया 16 × 9/7r। लास्ट में डिवाइड करूंगा, पहले नहीं करता, क्योंकि कभी भी कुछ भी कट जाता है बेटा क्वेश्चन में। दूसरा बामर है, मैंने कहा था ना इन क्वेश्चन में टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं कितने लेंथी क्वेश्चन है। बामर के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ बेटा कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में मिनिमम एनर्जी होगी? 2 पे आना है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले से ले आओ 3 से। तो r यहां 4 और ये 9 है, 9 - 4 है। तो ये अगर आप इन्वर्स करोगे तो क्या हो गया? 4 × 9/5। ये हो गया बेटा। अब हमसे क्या पूछ लिया? डिफरेंस पूछा इन दोनों का। क्या पूछा है बेटा? डिफरेंस पूछा है। ठीक है, जगह की थोड़ी कमी, लो जी बन गई जगह, है ना, दिल में होनी चाहिए, यहां तो बनी जाएगी। तो डेल्टा लैम्डा क्या होगा? कौन सी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होगी? किसकी एनर्जी कम है? पास्चन की। तो λ1 - λ2, कोई टेंशन नहीं, कोई भी कर दो बेटा, बाद में देख लेंगे। यहां आ गया 16 × 9/7, 4 × 9/5। देखिए मैंने इसलिए नहीं निकाला था, 9 बाहर आ गया। 1/r को क्या लिख सकते हो? 91 नैनोमीटर। ये ऊपर हमने लिखा था, यहां लिखा था ना, ये रहा। अब यहां पर क्या बच गया? 16 7 7 × 5 एलसीएम ले लो तो 16 × 5, ये बच गया 4 × 7। ये पता चला भी। अब यहां ले आते हैं कैलकुलेशन को।
डेल्टा लैम्डा 9 इंटू 91 नैनोमीटर, और ये हमारे पास कितना है 35, ऊपर बच गया 80 माइनस 28, 72, 52 बच गया बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं? अब इसको सॉल्व करना उतना भी आसान काम नहीं है। अगर आप देखें तो ये 7 पे गया, 13, ये 5 पे गया। इसको अगर आप देखें तो 10.4। अब अगर हम देखें तो हमें नैनोमीटर में ही चाहिए, तो नैनोमीटर उधर साइड पे रख लेंगे। ये अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इनको तो ये हो गया हमारे पास 27, 2, 11, 117, 10.4। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो 1170 होता, 0.4 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 45 और ऐड कर दीजिए, 46 कर लीजिए, 6, क्योंकि अगर आप इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पॉइंट लगा दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया 44, 28, तो वही 7 ऐड कर लो, चाहे 11, यहां 2, 1, तो 1216 नैनोमीटर के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। वो क्या दिख रहा है आपको? सेकंड ऑप्शन आंसर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को फाइनल आंसर तक ले जा सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन भी कभी कभार आ सकते हैं पेपर में, घबराना नहीं है, मेन बात है आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। आगे बढ़ेंगे। फॉर अ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, फिर से बात हो गई, लार्जेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी यानी कि 1 से 2। तो मैं अगर देखूं लाइमन की लार्जेस्ट, मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा, जब मैं सीधा चिपका दूं, पीछे वाले लिखा हुआ है मैंने, लाइमन की मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो रेडबर्ग कांस्टेंट Z1 होगा, तो मैंने छोड़ दिया वो सीधा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3r/4। तो मैं r को क्या लिख सकता हूं, यहां से r को लिख सकता हूं 4 ऊपर चला गया, यहां 3 इंटू λ1 लिख लिया मैंने, ये इक्वेशन 1 आ गई। टू द बामर सीरीज लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू द बामर, बामर की भी लार्जेस्ट चाहिए बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी यानी कि उसकी भी एडजेसेंट होगी 1/3 का स्क्वायर। तो यहां r, यहां क्या आ जाएगा 4 and 9 एलसीएम, और यहां 9 माइनस 4, 5 आ गया बेटा, इधर ले आइए 36, और नीचे क्या आ गया 5, λ2 इक्वल टू r। r को बराबर पुट करना थोड़ी ज्यादा समझदारी है कंपेयर टू इनवर्स करना कुछ जगह पर, ठीक है। तो यहां क्या बन गया 4/3 λ1, यहां बच गया 36/5 λ2। अगर आप देखें तो ये 9 है, हमें λ1 उधर लेकर जाना है, तो ये उधर लेकर जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 5/27 λ1/λ, तो क्या बनेगा बेटा 5/27। आप ध्यान दीजिए यहां पर 27/5 भी है। ये अगर इनवर्स में, मैंने आपको क्या कहा, ज्यादातर बच्चे इस ट्रांजिशन में स्पेक्ट्रल सीरीज में यहां लैम्डा की रेशो निकालने में गलती कर जाते हैं, इनवर्स लेने में बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने आपको कहा कि आर लिख लो पहले, फिर लैम्डा को, इस λ1 को इधर ले आओ, 9 को इधर ले आओ, आपकी रेशो आसानी से आ जाएगी। दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा जिसमें हम दोनों एक्सप्रेशन को डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। यहां कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट मेंबर यही तो हो गया बेटा, फर्स्ट मेंबर लाइमन का 1 से 2, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, अगर मैं यहां पर वेवलेंथ को इनवर्स कर दूं बेटा तो ये हो जाएगी 4/3r, ये मैंने सीधा लिख लिया, लैम्डा दे दिया इसे, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर विल बी, सेकंड मेंबर की वेवलेंथ क्या हो, सेकंड मेंबर की वेवलेंथ क्या होगी बेटा, इसको λ1 दे दिया, सेकंड मेंबर के लिए फिर से सॉल्व करना पड़ेगा भाई, r1 कहां से आएगा, अब ये सेकंड मेंबर 3 से आएगा, फर्स्ट मेंबर 2 से आ रहा था, तो यहां पर ये क्या बनेगा r, यहां क्या बन गया नीचे 9, ऊपर क्या बन गया 8, तो मैं फिर वही करूंगा यहां पर काम, मैं यहां r लिख लूंगा, r क्या होगा 4/3 λ1, 4/3 λ1, यही लिखा था हमने 4/3 λ1, यहां वैल्यू पुट कर दूंगा 1/λ2, r की वैल्यू 4/3 λ1,
इंटू 8/9। ठीक है अभी, तो लैम्डा 2 निकालने के लिए कहा गया था, ये आ गया 32/27। मैंने पहले कहा था ना, ये रेशो कहीं तो पहले आई है, ये आएगी 32 लैम्डा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? लैम्डा 1 कितना था? लैम्डा के। तो इस तरीके से आप वैल्यूज कर सकते हैं। 27/32 आंसर इसका बन जाएगा। फिर अगर आप देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एनर्जी थक जाते हैं ना, इतना ऑनलाइन पढ़ा कर। क्लास में तो क्या होता है, कभी क्वेश्चन दे दिया, बच्चे कर रहे हैं, कभी बच्चे पूछ रहे हैं, थोड़ा वेट हो गया, बच्चे लिखना लग जाते हैं। यहां मैं कॉन्टिन्यूसली बोलता ही जा रहा हूं। ये भी वही क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें क्या है, लैम्डा 1 क्या है? 3 से 2, 3 से 1, ये लैम्डा 1 है। अब इसमें ध्यान से देखना है बेटा, लैम्डा 1 क्या है? ये 1 से 3 है, ओके, आर 8/9। लैम्डा 2 क्या है बेटा? लैम्डा 2 है 1 से 2 से 1, तो ये क्या है? 3r/4। समझे? तो यही वाला है, सेम टू सेम। तो बस रेशो क्या हो जाएगी? लैम्डा 1/λ2। यहां से अगर आप सीधा डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, यहां उल्टा लिख दिया ना मैंने, मैं वही कह रहा हूं, ये गड़बड़ कर देते हैं आप। ये 1/λ1 है और ये 1/λ2 है। तो लैम्डा 1 के इनवर्स में आएगा 8r/9, लैम्डा 2 के इनवर्स में आएगा 3r/4। r से r कट गया, तो 27 अरे यार नहीं आ गया। ठीक है भी, जब आप लैम्डा 1 लिखेंगे तो ये इनवर्स है, तो लैम्डा 1 के इनवर्स में ये पूरी वैल्यू, लैम्डा 2 के इनवर्स में ये, तो वही रेशो 27/32 यहां पर भी आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। क्लियर है? बस लैम्डा 1 लैम्डा 2 बदल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। बामर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी कहां से आएगा? इंफिनिटी से आएगा, तो ये क्या होगा? r/4 टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन। यहां 1/λ है, गलती नहीं करनी है बेटा। 1/λ लाइमन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी कहां से आएगा भाई? इंफिनिटी से आएगा, यही होगा। अब r को यहां से क्या लिखा जा सकता है? 4/λb इक्वल टू r, तो ये आ गया 4/λb। हमें किसकी रेशो चाहिए? बामर टू लाइमन, तो बामर को ऊपर ले आओ, लाइमन तो नीचे था ही यहां, ये 4/1 आएगी। क्या आएगी? 4/1। आप देख सकते हैं बेटा 1/4 भी अवेलेबल है, तो आपको इन सीरीज की रेशो का ध्यान रखना है। ओके, आपको इनका ध्यान रखना है। अगर आप इसमें फंस गए तो फंस गए। एक बात, दोनों मेथड से बताया, आर निकाल के कैसे करते हैं, या फिर अगर आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 को डिवाइड करेंगे तो इसको इनवर्स में लिख देना। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहां पर 917 दे दिया, विद द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन की मिनिमम वेवलेंथ, लाइमन की मिनिमम वेवलेंथ, लोएस्ट ऑफ बामर बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यही तो क्वेश्चन था, ये भी कहती शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, ये भी क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो मैं इसकी रेशो को सीधा डायरेक्ट यूज कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो B/L कितना है? 4 है। तो लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन कितना दिया है हमें? ये हमें दिया है 917 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना होगा बेटा? अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, 28 2 6 36 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना बनेगा आंसर बेटा? ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रेडबर्ग कांस्टेंट इज आर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन पास्चन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी यानी कि नेक्स्ट ऑर्बिट से आएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? आर, नीचे क्या लेंगे? 9 16, और ये आएगा 16 - 9, तो ये हमारे पास क्या हो गया? लैम्डा पी, ये आ गया 16 × 9/7r। 7r तो नीचे दिख ही रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 16 × 9, ये होती है 144। ठीक है बेटा, तो ये कितनी होती है? 144 होती है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द लाइमन, फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई लाइमन की, ये 915 दे दी। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, अब ये फिर से हमें लिखना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। लाइमन की मिनिमम एनर्जी, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी, तो कहां से आएगी, इन्फिनिटी से। तो आर की वैल्यू ही होती है जो मैंने कहा था 912 एंगस्ट्रॉम है ना इनवर्स में, तो यहां पर वही हो जाएगा। तो लैम्डा एल मिनिमम, तो आर की वैल्यू कितनी है, ये 1 ये आ गया 1/r इक्वल टू 915 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो हमने पहले माना था आर की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, 1/912। मैंने कहा था किसी क्वेश्चन में 910, किसी में 915, किसी में 900, ये ले सकता है। अब हमसे पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, बामर की मैक्सिमम यानी कि मिनिमम एनर्जी अगली स्टेट से ही तो होगी बेटा, -3 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या लिख दोगे, 1/915 एंगस्ट्रॉम। हमें वेवलेंथ निकालनी है तो इन्वर्स करेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले यहां देख लेते हैं। ये क्या आ गया 4 और 9, और यहां क्या बच जाएगा ऊपर 5। ये बात समझ में आई। तो अब अगर हम इसको वापस से इन्वर्स करके लिखेंगे, मैंने कहा था ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, लेंथी है बेटा, घबराना नहीं है, बस वैल्यू पुट करते रहना है। 36/5 इंटू ये आएगा 915 एंगस्ट्रॉम, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 148.3 ये बन गया बेटा। ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये बनेगा 6588 एंगस्ट्रॉम। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6588 एंगस्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, हमें ध्यान से देखिए। ये कहता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू सी is this much wavelength, it emit this much wavelength, it becomes 6000 when jump from B to C। wavelength बढ़ गई, एनर्जी कम हो गई, मतलब ये कुछ कैसा होना चाहिए अरेंजमेंट, ये C, ये हमारे पास A और बीच में कहीं होना चाहिए यहां पर B। जब A से C आएगा तो ये एक एनर्जी इमिट करेगा, जब B से C आएगा तो ये एक एनर्जी इमिट करेगा। पूछ लिया जब A से B जाएगा तब कितनी एनर्जी इमिट करेगा। अगर आप सीधा सीधा देखें बेटा, A से C जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, A से B प्लस B से C, यही होगी। ये जो एनर्जी इमिटेड है, ये जो टोटल एनर्जी है, ये इन दोनों का सम होगी। अगर ऐसा है तो हमारे पास ये क्या होगा, HC/A टू C वेवलेंथ कितनी गिवन थी, 2000। A टू B हमें फाइंड करनी है, और B टू C में कितनी थी बेटा, 6000। HC कॉमन आके कट गया बेटा, तो 1/λ क्या बचा, 1/2000 माइनस 1/6000। 6000 एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो 3 माइनस 1 2, तो ये लैम्डा कितना आ गया बच्चों, 3000 एंगस्ट्रॉम आ गया। क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ये वही फिगर ये भी है। अब कहते हैं ए बी सी आर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उल्टे हैं बस। लेवल ऑफ दिस इफ द एनर्जी ऑफ वेवलेंथ λ1 λ2, ये हमें क्या दे दिया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, तो यानी कि ये N2 है, ये N3 है, और ये क्या है, N4। एक्साइटेड लेवल्स हैं बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1/λ2 किसके बराबर होगा, R, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, R 9 और 16, तो ऊपर कितना बच गया बेटा, 7, दोनों का डिफरेंस। λ1 यहां पर क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 और 4, तो ऊपर क्या बच गया, 5, 4 इंटू 9। क्या बात समझ में आई? अब मुझे क्या चाहिए, λ1/λ2, तो λ1 के इनवर्स में क्या आएगा, ये वाला R5 4 इंटू 9, λ2 के इनवर्स में क्या आएगा, R7 9 इंटू 16। मेरा साथ देंगे बेटा, ये कट गया, 9 भी कट गया नीचे,
यहां पर ये 4 कट गया, तो ये क्या बच गया 7/20। तो 7/4 एन था, तो 7/4 इंटू 5, तो जो एन हमको चाहिए वो कितना होगा बेटा 5। जो एन हमको चाहिए वो कितना होगा बेटा 5। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ अगर आप लिखेंगे तो मिनिमम एनर्जी तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये दे दिया आपको कितना, वो हम अभी इसको इन्वर्स कर लेंगे बेटा। तो ये फिर से आर, नीचे 9 और 16, 9 इंटू 16, और ये ऊपर कितना आ गया 7, कई बार आ चुका बेटा ये। तो ये कितना आएगा 9 इंटू 16 डिवाइड बाई 7 इंटू आर। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। तो यहां पर क्या हो गया, ऊपर 9 इंटू 16 7, 1.097, ऊपर चला जाएगा ये माइनस। क्या ये बात समझ में आई? एसआई यूनिट यानी कि मीटर में ये दिया गया है। अब अगर आप देखें तो ये है नियरली 1.1, नियरली 1.17 से कर दिया, तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 7.7 इंटू 10⁻⁻। अब अगर ये 8 होता तो ऊपर ये 2 होता, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये 18 से थोड़ा सा बड़ा होगा बेटा, 18 से थोड़ा सा बड़ा। तो अगर मैं देखूं तो 1.8 इंटू 10⁻⁻6 से बड़ा, तो मुझे क्या दिख रहा है बेटा थोड़ा सा बड़ा इससे, क्या दिख रहा है सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं सीधा मार्क कर दूंगा बेटा, सेकंड ऑप्शन है, कर देंगे। वो साथ साथ में उधर प्रीमियर चल रहा है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, आप लोग भी देख रहे होंगे, कुछ बच्चे आपने भी देखा होगा, तो मैं वो साथ साथ देख रहा था, इधर से हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, तो नेक्स्ट बेटा, तो क्या है हमारे पास, अ फोटोन इज इमिटेड, अ फोटोन इज emitted in transition from 4 to 1, okay, in level of hydrogen, corresponding wavelength for this transition। तो ये वही बात आ गई, h की वैल्यू हमें गिवन है बेटा। अब r यहां पर 1/λ, ये किसके बराबर होगा? अगर आप ध्यान से देखें, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। h की टर्म में देखा हुआ है तो एनर्जी होती है hc/λ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, hc/13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां से क्या बचा था 3, और ऊपर क्या चला जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब हमें बस इसे कन्वर्ट करना है बेटा। h की वैल्यू हमें स्पेशलाइज्ड वैल्यू गिवन है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें देखिए बड़े आराम से 13.6 1.6 इंटू माइनस 19, ये जूल में हो गया। अगर आप देखिए तो ये कट गया, ये 16 था, ये 1.6 था, 10 बच गया, तो 10/13.6 पावर क्या हो जाएगी, यहां कितनी है -15, और ये +4, ये 10 की पावर 12 हो जाएगी। क्लियर है? यहां कुछ गड़बड़ कर दी, कि नेगेटिव में आनी चाहिए थी पावर। अच्छा, अरे अरे अरे, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसने h की वैल्यू किसमें दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में ही गिवन थी बेटा, तो हमें यहां पर सिर्फ h लिखना था, वो भी किसमें बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में ही लिखना था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसकी जरूरत हमें यहां पर नहीं थी, तो ये कट जाएगा, ये भी कट गया, ये बच गया, 3 से 3 निपट गया। तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, वो उधर हो गया ना, वीडियो की तरफ ध्यान हो गया, तो ये 3 से 3 कट गया, ऊपर आ गया 16, ये क्या बचा बेटा -7, क्या बच गया -7 डिवाइड बाय 13। अब अगर आप देखें तो मैं नैनो में ले जाऊं इसको, तो 1600, 13.6, 10 की पावर -9। अब अगर ये 16 होता तो 100 बचता बेटा, तो यहां पर हमारे पास कितना है, ये 13.6 है। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने बेटा, क्या गड़बड़ कर दी, हाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ वो मुझे प्रीमियर का बंद करना पड़ेगा, है ना। मैं इसको यहाँ पर 15 और यहाँ पर 16 लिख देता हूँ, वो प्रीमियर की तरफ ध्यान हो गया, तो ये चीज़ें ऐसे
खराब हो गई है ना। नीचे क्या था यहाँ पर 16, तो ऊपर 16 आएगा, नीचे 15 आएगा, ये 16 ये 15 बेटा, तो ये 3 ये 5 बेटा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बच जाना चाहिए बेटा, ओके। ठीक है, ये 3 ये 5, तो ऊपर बच गया 16 इंटू 4, नीचे बच गया 5, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अब, तो यहाँ क्या बच गया 5, ये कटता है क्या, 4 पे कटेगा 3.4, ये बच गया 1600, और यहाँ बच जाएगा 17। तो अब देखें तो ये 100 से थोड़ा सा कम आएगा, ये 100 से थोड़ा सा कम आएगा बेटा नैनोमीटर। तो कौन सी वैल्यू है 100 से थोड़ी सी कम नैनोमीटर में, 94.1। नेक्स्ट बेटा, यहां पर अब हमें क्या कहता है, देखिए फ्रैंक्स हर्ट्ज फर्स्ट डिप इन द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर द हाइड्रोजन ऑब्जर्व्ड एट दिस। ये बात समझ रहे हो, जब हम इतनी वोल्टेज लगाएंगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो कहां जाएगा, 1 to 2 पर जाएगा। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट emitted by the hydrogen atom when excited to the first excitation level, ये तो फिर वही बात होगी। अब जब ये यहां से वापस आएगा, इसने दे भी दिया कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेशन उस पर चला जाएगा 2 पे, जब ये वापस आएगा तो वेवलेंथ कितनी इमिट करेगा बेटा, कितनी एनर्जी इमिट कर देगा, इतनी एनर्जी इमिट कर देगा। जब 2 से 1 आएगा तो कितनी एनर्जी इमिट कर देगा, जितनी एब्जॉर्ब की है, तो एनर्जी इमिटेड कितनी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा एच सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, यहां 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया बेटा, तो 1245 बाय 10.2 नैनोमीटर। अगर ये 10 होता तो ये 124 होता बेटा, उससे थोड़ा सा छोटा अगर आप देखेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इंटीजर टाइप है। अगर ये एमसीक्यू होता तो हम सीधा आंसर मार्क कर देते कि लैम्डा 124 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। जब आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो ये आता है 122 नैनोमीटर। इंटीजर टाइप है, जेई मेन वाले बच्चों को ये डिवीजन करनी पड़ेगी। नीट वाला जो बच्चा देख रहा है वो सीधा ऑप्शन में से मार्क कर सकता है। रेशियो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज एच अल्फा बीटा क्या होते हैं बेटा, अल्फा होती है फर्स्ट लाइन, बामर सीरीज है ये। अगर आप देखेंगे ये बामर सीरीज है, मैं यहां ड्रॉ कर दूं तो N2 पे आना है। जो अल्फा होती है बेटा वो होती है 3 to 2, और जो बीटा होती है वो होती है बेटा 4 to 2, गामा होगी 5 to 2 बेटा। क्या ये बात समझ रहे, अल्फा बीटा, फर्स्ट को अल्फा बोल देता है, तो इसकी रेशो बतानी है। तो अल्फा के लिए रेशो R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 9 और 4 यहां ऊपर आ गया 5। 1 बाय बीटा बेटा ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, 16 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 3 आ गया, नीचे 16। क्लियर है अभी। अब अगर आप देखिए तो रेशो बेटा अल्फा बाय बीटा, अल्फा है तो नीचे आएगा 5R/36, बीटा नीचे है तो ऊपर आएगा 3R/60। क्या ये बात समझ रहे हैं, R से R कट गया, 336 ऊपर 5 × 16। अब अगर आप देखें तो ये 4 पे गया 9, ये 4, तो 27/20 फिर से आ गया। ये पहले भी कई बार रेशो आ चुकी है, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा 27। क्या ये बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहां पर क्या है बेटा, हमारे पास वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज लैम्डा नॉट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड टू फर्स्ट, सॉरी 3 to 2 है बेटा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 to first excited state n = 2. Okay, if the electron jump from third excited state n = 4 to second orbit of the hydrogen atom n = 2। अब एक्साइटेड स्टेट नहीं है, ये सेकेंड ऑर्बिट सीधा जंप करा दिया,
द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड विल बी, पहले एल लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट किसके बराबर है बेटा, आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, आर ऊपर चला गया, 9 और 4 5, 4 इंटू 9, ये आ गया बेटा। यहां पर जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी, ये सेम ही तो हो गया, ये वाला ही तो है, अरे यही तो है, ये 2 to 3 2 to 4, तो ये लैम्डा है, ये लैम्डा नॉट है बेटा। अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारे पास सेम ही तो हो गया पिछले वाला क्वेश्चन। इसको क्या लिख देंगे, लैम्डा नॉट, और इसको लैम्डा, ये कितना आ गया 27/20, तो लैम्डा किसके बराबर आएगा 20/27 लैम्डा नॉट। देखिए यही तो है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 27, सेम टू सेम भाई, वही रेशो तो बन रही थी जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी, ये वाली और ये वाली सेम टू सेम, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस एमिट अ फोटोन, रिकॉइल वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया। जब ये 2 से 1 जाएगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करता है, 10.2। रिकॉइल स्पीड पूछ ली बेटा, कितनी थी, मैंने कहा था E/3 कर देना, 10.2/3 कर दीजिए बेटा। अब ये हमारे पास 3 पे गया, 3.4 हो गया ये मीटर पर सेकंड, बट इसको 5 की टर्म में लिखना है तो 34/10 17/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17/5। तो यहां क्या है, x/15 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 17 आएगी। अब चेक करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ये मैच करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। हाइड्रोजन एटम इज बम्बार्डेड with the electron accelerated through potential difference of V, which cause excitation of hydrogen atom being carried at this minimum potential difference needed to observe any Balmer series in the emission। अब हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो किस ऑर्बिट में होगा, N1 पे। अब उसको अगर हमें बामर सीरीज लेकर आनी है तो इमिशन में हमें एक लाइन ये वाली तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे ये इमिशन में लाइन चाहिए ही चाहिए तो ये जो हाइड्रोजन एटम में मिनिमम कहां पर एक्साइट होना चाहिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, मैथमेटिक्स नहीं है। कहता है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सच दैट एनी बामर सीरीज आए ही आए, कोई भी लाइन स्पेक्ट्रा में आए, इमिशन स्पेक्ट्रा में। बामर मतलब जो रिटर्न आते हुए ये 2 पे आए, तो 2 पे ये तभी आ सकता है जब ये 3 4 5 किसी हायर ऑर्बिट से आएगा। तो मिनिमम मैं किस पे ले जाऊंगा इसको, N3 पे। तो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी 12.1 इलेक्ट्रॉन। तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो मिनिमम वोल्टेज कितनी हो गई बेटा, इलेक्ट्रॉन काट दो तो 12.1 वोल्ट, अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 121/10 वोल्ट। तो ये क्या दिया है α/10, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 121। समझे बेटा, अगर 2 तक जाता तो यहां वापस आ जाता तो ये लाइमन सीरीज में लाई करती। बामर तक जाने के लिए तो मिनिमम 3 तक तो जाना पड़ेगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन required by hydrogen atom in ground state to emit radiation in Balmer series। ये फिर से वही आ गया, सेम क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है, दोनों सेम टू सेम। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर शोन द ट्रांजिशन कोरोस्पोंडिंग टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी, क्या कंसेप्ट होता है बेटा, ये जब फाइनल एनर्जी स्टेट ऑर्बिट जिसका मिनिमम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। मिनिमम किसकी होगी, जिसका फाइनल ऑर्बिट स्टेट बड़ा होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, मिनिमम। इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए थी तो वो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा बेटा, डी होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है, थोड़े से रह गए 5-6 क्वेश्चन, 10-15 मिनट का काम और है बेटा। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द 4th एक्साइटेड स्टेट
मेक अ ट्रांजिशन टू दिस बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ दिस, द इंटीजर वैल्यू ऑफ n क्या होगी। अब अगर आप देखें तो यहां पर ये पहले n इक्वल टू 5 पे था, एनर्जी कितनी थी 0.544। जब ये यहां आया तो इसने एनर्जी इमिट कर दी 2.86। तो ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कितनी हो गई बेटा, इसकी एनर्जी कितनी हो गई, इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई बेटा, इमिट कर दी ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू लॉस, सॉरी लॉस है तो इनिशियल माइनस है फाइनल इक्वल टू लॉस। ठीक है बेटा, तो फाइनल कितनी होगी, ये होगी इनिशियल माइनस लॉस। इनिशियल कितनी है 0.544 माइनस 2.86 बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनको सम करो 3.404 हो गया बेटा ये। हाँ 3.44। तो ये किसकी एनर्जी लिखवाई थी बेटा आपको 3.44, जब n कितना होगा 2 होगा। तो n कितना होगा बेटा 2। तो कौन से ऑर्बिट में गया बेटा ये nth, n इक्वल टू 2 पे गया। ये लिखा था ना ऊपर, हमने सभी के लिए लिखा था बेटा। ओके क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ दीज ट्रांजिशन विल रिजल्ट फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस, उसकी एनर्जी क्या होती है hc बाय लैम्डा। ये नियरली 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर मानते हैं, ये 124.41। तो ये हमारे पास नियरली 10 है बेटा, समझ रहे हो, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और 10 सिर्फ इसमें है, बाकी तो आसपास भी नहीं है। तो कौन सी ट्रांजिशन आएगी, डी ट्रांजिशन आएगी। इतना तो हम देख ही सकते हैं कि भाई 1240 होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा पॉइंट में, डेसिमल में, उसके आसपास की कोई और ट्रांजिशन है ही नहीं बेटा। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, कहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली एमिट रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ। नंबर ऑफ एमिशन कितनी है 6 है, n इंटू एन माइनस 1 2। तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा 4 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, n की वैल्यू 4 तक जाना है बेटा, आपको कहां पर जाना है 4 तक जाना है। तो 4 तक जाने के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिए होती है, 4 तक जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है 7। तो एनर्जी आ गई बेटा जो चाहिए 12.75। इसको किसके बराबर पुट कर दो HF। H हमें बाय चांस की बात है, अच्छी बात है एग्जामिनर की, वो हमें किसमें दे दिया उसने 4.25 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में दे दिया। ये कट गया बेटा, तो सीधा सीधा आप देखें तो ये 3 पे कट गया, तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है देखो 10⁻15, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये थोड़ा सा ना आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यहां पर ये 4 कैसे आया, ये है 12 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये तो सबको मालूम है कि ये 4 ये 3, 12 करना है भाई, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कुछ इस तरीके से। ओके नेक्स्ट है नंबर ऑफ इमिशन लाइन, ये हमने यहां यूज कर लिया फॉर्मूला, और इसके बाद यही आ गया। यहां मैंने वन शॉट वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है बेटा कि जब ये फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर जा रहा है तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जब ये वापस आएगा तो ये इमिशन है। अब्जॉर्प्शन में सीधा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 है, बीच वाली कोई ट्रांजिशन है नहीं होती। इसमें ये सारी ट्रांजिशन है हो सकती हैं। नंबर ऑफ लाइन n-1/2। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया तो यही इमिशन होंगी जब ये nth ऑर्बिट से आएगा। एक सेकेंड बेटा, ओके क्लियर है बेटा। जब ये nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो इतनी नंबर ऑफ लाइन एमिट करेगा, जनरली यही होता है हमारे पास। बट अगर ये किसी 2 ऑर्बिट के बीच में पूछ ले
कि नंबर ऑफ इमिशन लाइन कितनी हो सकती है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जनरली केमिस्ट्री में ये लगता है, फिजिक्स में कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है फटाफट से। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम दैट इज इन फोर्थ एनर्जी लेवल। फोर्थ एनर्जी लेवल से जब ये आएगा ग्राउंड स्टेट पे तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा? 6। बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट पे ही आना है बेटा। वो जो दूसरा फॉर्मूला है जब वो मेंशन करेगा कि इस और इस एनर्जी स्टेट में कितनी मिशन लाइन हो सकती है, अदरवाइज सारा ही जो हाइड्रोजन एटम है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जहां मर्जी भेज दो उसको वापस ग्राउंड स्टेट पे ही आना है। इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइटेड स्टेट हैविंग एनर्जी, ये कौन सी स्टेट में थी? 1 से थोड़ी सी छोटी है तो नीचे 16 का फैक्टर था, तो n कौन सा है? 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन टू लोअर लेवल, कितनी एनर्जी है? ये भी क्या आ जाएगा बेटा? मैक्सिमम एनर्जी कितनी आएंगी? 6 आएंगी। ये भी 6 आ गया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन एन एनर्जी, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन विल बी इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? भाई 10.2 दिया है तो 2 तक ही जाएगा। 10.2 एनर्जी देके सिर्फ इतना ही जाएगा, तो जब वापिस आएगा तब भी तो एक ही लाइन एमिट कर पाएगा, ज्यादा लाइन एमिट कर ही नहीं सकता। गया ही 2 तक है तो 2 से 1 ही आ सकता, और तो कुछ हो नहीं सकता। 55 बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, बट नॉट द लीस्ट। और मैंने जैसे कि कहा था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। मैं बहुत बार कह के थक गया कि भाई ये करो वो करो, करते नहीं है। मेरा काम है वीडियो डालना, मैं डालता रहूंगा और अपनी ये सीरीज कंप्लीट करूंगा। ठीक है भाई, आप लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें बेटा। ओके, थक गया मैं बोल बोल के, अब नहीं कह सकता। इलेक्ट्रॉन इज यूज टू बम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 12.5 अगर आप इमिट करें, एनर्जी इंसिडेंट करेंगे तो ये कहां तक जाएगा? 1 से 3 तक जाएगा बेटा। 1.51 होती है तीसरे की, हमने कहा था अप्रोक्स, ये तो 12.1 होती है, ये 10.2 होती है, अगली क्या होती है? 12.75 होती है। तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? इतने तक जा सकता है। 12.5 ये तो जा ही नहीं सकता, तो कहां तक जा सकता है? 3 तक। तो कितनी नंबर ऑफ लाइन होंगी बेटा जब 3 से वापस आएगा? तो 3 से वापस आएगा तो नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी बेटा? 3 होंगी। तो कितनी नंबर ऑफ लाइन होंगी? 3। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा? तो इसके साथ हमारी ये डिस्कशन खत्म होती है बेटा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड करें और खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बेटा। जहां अटके वहां आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर, ये नहीं बोलूंगा आज मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। बाय बाय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।